सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झांसर पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूं। सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहा जाता है, उसके बारे में सारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट और सारे फैक्ट्स जो भी आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी बातों को मैंने इस वीडियो में जो है वो इंक्लूड करने का प्रयास किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए ध्यान लगा के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नोट डाउन कर सकते हैं तो ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। और जब चैनल जो है सारी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और हम लोग समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत है, अर्थात सेंट्राइज है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है, जिसमें सबसे हेड कौन सा है तो सुप्रीम कोर्ट हमारा है। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है तो दिल्ली में। जो सुप्रीम कोर्ट है वह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के स्थापना, गठन या शक्ति या फिर क्या क्या उसके पास विधि निर्माण की शक्ति है, इन सभी के संबंध में जो है कानून बनाने की शक्ति किसके पास है तो भारत के संसद के पास है। अगला पॉइंट देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान आर्टिकल 124 में दिया गया है। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि आर्टिकल 124 का संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट से है। और एक और बात की आपको ऐसे पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत हुआ है, तो आर्टिकल 124, आप इसे जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि आपको पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं, तो जो हेड जस्टिस होते हैं उनको लगा के 31 होता है टोटल, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी जो होते हैं वो जस्टिस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान के मूलतः में की गई थी। जब संविधान बना था उस समय कुल 9 जो है जजों की बात की गई थी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 8 न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट में। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई, जिसमें 10 जो है वो जज होंगे और एक चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन उसके बाद 1960 ईस्वी में यह संख्या पुनः बढ़ा दी गई और 14 कर दी गई, लेकिन फिर से 1978 में 18 और 1986 में 26 हो गई। लेकिन केंद्र सरकार ने फरवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने का फैसला किया। वर्तमान में जो 31 जज हैं, यह फैसला कब किया गया तो 21 फरवरी 2008 को, ये आप याद रखेंगे। और सबसे पहला पॉइंट, जब संविधान बना था तब कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। उस समय कुल जो है वो 9 न्यायाधीशों की बात की गई थी, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 7 जज थे। अगला पॉइंट देखते हैं कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज बनेंगे उनके लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो क्वेश्चन कभी कभी आपको ट्रिकी पूछता है, तो उसमें आप नन ऑफ दीज वाली जो ऑप्शन या फिर सीमा निर्धारित नहीं की गई वो वाली ऑप्शन चूज करेंगे। एक बार नियुक्ति होने के बाद लेकिन इनके अवकाश ग्रहण की जो आयु सीमा है वो तय की गई। अगर ये इनकी एक बार नियुक्ति हो जाती है तो यह अवकाश या रिटायरमेंट कब होंगे तो 65 वर्ष की आयु सीमा में। जी हाँ, इनकी 65 वर्ष की आयु के बाद ही ये रिटायर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हैं, अगर वो कदाचार या किसी भी तरह की असमर्थता में पाए जाते हैं तो फिर संसद उस पर कानून बना के उसे पास करके जो है
उसे हटा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपया प्रति माह व अन्य न्यायाधीश को 90,000 रुपया प्रति माह वेतन मिलता है। जो चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें 1 लाख रुपया प्रति माह का वेतन मिलता है, जबकि और जो बाकी सब जज होते हैं 30, उनको 90,000 रुपया प्रति माह वेतन मिलता है। तो ये वेतन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। मतलब सबसे ज़्यादा दिन तक जो चीफ जस्टिस रहे थे वह कौन थे? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो 1978 से लेके और 1985 तक रहे थे, कुल 2696 दिन। यह सबसे लंबा टाइम तक रहने वाले चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट पॉइंट कि सबसे कम समय तक रहने वाले जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम है कमल नारायण सिंह, जो केवल 17 दिनों के लिए बने थे। कब? तो 25 नवंबर 1991 को बने थे और 12 दिसंबर 1991 को हट गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में 28 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2018 तक के लिए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे, लेकिन वो बदल गए हैं। अब जो है वर्तमान में रंजन गोगोई हैं हमारे चीफ जस्टिस, इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि भारत की न्यायिक पद्धति के लोकहित के लिए PIL किन न्यायाधीश के समय में, किन के काल में लाया गया? तो यह मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे? तो PN भगवती थे, उनके समय में PIL लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, वो कौन बन सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कौन बन सकते हैं, उनके अंदर में क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहला पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह किसी हाई कोर्ट में अथवा 2 या 2 से अधिक कोर्ट में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में अर्थात जज के रूप में कार्य कर चुका हो। यानी कि 2 या 2 से अधिक कोर्टों में वह लगातार कम से कम 5 वर्ष तक जो है वो जज के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक 2 बार जो है वो जज का रूप में काम कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर 10 वर्ष तक जो है वो लगातार जो है किसी हाई कोर्ट में या किसी अन्य कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक वकील रहा हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो और राष्ट्रपति की नज़र में वह कानून को बहुत अच्छी तरह से जानने वाला हो। यह जो है वो सारे जज की योग्यता थी कि कौन सी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। जब कोई सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाता है तो अब वह किसी भी हाई कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता, वो प्रोहिबिटेड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कई बार एग्जाम में आता है कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यहाँ पे ये भी याद रख लेंगे, तो जो चीफ जस्टिस होते हैं मुख्य न्यायाधीश वही दिलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी है। इस पॉइंट से यह बातें निकलती है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वह राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर पहले राष्ट्रपति से पूछ के फिर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी जगह पे जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकते हैं, जजों की बैठक, तो वो परमिशन लेके कर सकते हैं। अगला पॉइंट जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होता है अर्थात वह किस तरह का फैसला सुना सकता है, किस तरह का न्याय कर सकता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी यह बहुत ज़रूरी है जानना। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको वो प्रायोरिटी पे रखता है, जिसे करना ही करना है, उसके लिए अति अनिवार्य है। तो जानते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है कि यह निम्न मामलों में प्राप्त होता है। तो कौन कौन सा मामला है कि भारत संघ तथा एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में अगर राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, उसकी निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। जी हाँ, थर्ड पॉइंट है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिनमें उनके वैधानिक अधिकार का प्रश्न लगता है।
तो कहने का मतलब है कि दो राज्यों के बीच या देश या राज्यों के बीच या अनेकों राज्यों के बीच, इन सब के बीच अगर किसी तरह का विवाद होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और उसके लिए फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। कहने का मतलब यह है कि जिसमें कोई फैक्ट्स या फिर कोई विधि का प्रश्न, अर्थात जिसमें कोई कानूनी प्रश्न शामिल होगा, उसी तरह का विवाद जो है वह सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है वो प्राथमिक क्षेत्राधिकार में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। यह इसके अंतर्गत क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। सबसे बड़ा ये जो है अपील वाला कोर्ट जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। अर्थात किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी तरह के कोर्ट में अगर कोई सुनवाई हो जाती है तो उसके विरुद्ध अगर अपील करना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा अपील का कोर्ट है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। पहला संवैधानिक, दूसरा दीवानी और तीसरा फौजदारी। यह तीनों प्रकरण की जो है वो अपील लेता है और सुनवाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री और या परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तो इसके अंतर्गत क्या सब आता है, तो इसके अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अर्थात जब कोई सार्वजनिक महत्व का विवाद चल रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट से वह परामर्श ले सकता है। कौन, तो राष्ट्रपति ले सकता है। और यह आर्टिकल आपको बार बार एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो चीफ सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो 143 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से सलाह ले सकता है देश हित की या फिर जो सार्वजनिक महत्व की जो विवाद होगी उस पर। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उसे माने या न माने, लेकिन वह सलाह ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा कि पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। जो सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार हैं उसके अंतर्गत की बातें जानते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 137 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा उसे उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। यह एग्जाम में आता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार आता है। यानी कि अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ही सुना दे तो उसके पास आर्टिकल 137 में यह प्रावधान है कि वह उस आदेश को वापस ले सकता है या उसमें कुछ संशोधन कर सकता है, उस पर पुनः विचार कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय। इसके अंतर्गत जो हम लोग जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 129 में जो है वह सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय अगर आपको पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है और आर्टिकल 129 में इसका प्रावधान है। इसका मतलब यह होता है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। जो भी यह फैसला दे देगा उसको और कोई उसको काट नहीं सकता है। कोई भी कोर्ट उस पर जो है वो कोई विचार या फिर प्रश्न नहीं लगा सकता है। इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। यह ऑथेंटिक निर्णय होगा। नेक्स्ट जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। इसके अंतर्गत क्या सब बातें होती है तो जानते हैं। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह नागरिकों को मौलिक अधिकारों का रक्षक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखें कि आर्टिकल 32 यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। अगर किसी का मौलिक अधिकार खत्म किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है उसके लिए जो है आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, लेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। इन 5 तरह के लेख के बारे में मैंने आपको पिछले सारे वीडियो में बता रखा हूं। आप बाकी पॉलिटी के सारे वीडियोस को देख जाके बारी बारी से चैनल के प्लेलिस्ट से देख लें, क्योंकि मैंने सारे वीडियोस टॉपिक बाय टॉपिक आपको दे दिया है जो आपको बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। कहने का यह मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन से संबंधित, अर्थात जिस तरह निर्वाचन से संबंधित कोई मामला की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या 5 होनी चाहिए। कम से कम 5, अर्थात कोई बेंच जो बनता है वो कम से कम 5 होनी चाहिए। उसके ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। यह आर्टिकल 145 के अंतर्गत बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से कि ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। मैंने इसमें सारे फैक्ट्स इंक्लूड कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल काफ़ी रहा होगा। तो
तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करके जाएं, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए अगर काम आ रहा है तो आप इसे ज़रूर शेयर करके जाएं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।